नमस्कार दोस्तों। संसद में वोटिंग के दौरान उतरा हुआ प्रधानमंत्री का ये चेहरा बता रहा है कि हार हो गई है। स्पीकर का भी मुरझाया हुआ चेहरा शिकस्त की परिभाषा गढ़ रहा है। दोस्तों 2026 ऐतिहासिक साल है। दुनिया के कई कोनों में इतिहास बन रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को झुकाने का इतिहास बनाया और भारत में विपक्ष ने सत्ता पक्ष का 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं होने दिया। पिछले 12 साल के मोदी सरकार के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई बिल 2/3 बहुमत से पास न कराने पर वो खारिज कर दिया गया। सरकार महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 5 तो 43 सीटें बढ़ा करके 850 सीटें करने का प्रावधान था। 21 घंटे की चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है। बिल को पास कराने के लिए लगभग 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 किया जाए तो हो जाता है 352। इस तरह ये बिल 54 वोट से गिर गया। 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिरा तो इससे जुड़े हुए 2 और बिल यानी परिसीमन और संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल 2026 अपने आप ही गिर गए। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार देके ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे 2 शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूँ। ये बात ठीक है कि भाजपा को संसद में हार का मुंह देखना पड़ा। जैसे ही बिल गिरा उसके 10 मिनट के भीतर संसद स्थगित कर दी गई। संसद से निकलते समय भाजपा की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथों की तख्तियां बता रही हैं कि हार की तैयारी तो पहले से थी। अब हार की ऐसी तैयारी पहले से क्यों थी? सरकार आनन फानन में इसे क्यों लेकर के आई और विशेष सत्र क्यों बुला लिया? इसकी क्रोनोलॉजी को जब आप समझेंगे तो फिर आपको इसके लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पहली बात यह है कि जब 2023 में महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल संसद से पारित कर दिया गया था तो होना क्या चाहिए था कि पहले काम के तौर पर उसे कानून बनाकर लागू किया जाता। लेकिन भाजपा सरकार ने पहले काम के तौर पर पूरे देश की महिलाओं से मोदी को धन्यवाद कहलवाने का नौटंकी प्रोग्राम चलाया। दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जिस महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने के लिए भाजपा ने 3 दिन का विशेष सत्र बुला लिया, वो कानून लागू ही नहीं हुआ था। जब कानून लागू ही नहीं हुआ तो उसमें संशोधन किस बात का? भाजपा सरकार को जब याद आया तो आधी रात में गजट जारी करके उसे लागू कर दिया गया। अब 2023 में जो नारी वंदन अधिनियम पारित किया गया था, उस कानून को लागू करने की शर्त ये थी कि पहले जनगणना करानी पड़ेगी, फिर परिसीमन कराना पड़ेगा, फिर महिलाओं को कुल सीटों में 33% सीटों पर चुनाव लड़ने का आरक्षण देना होगा। भाजपा संविधान में संशोधन करके जातिगत जनगणना कराने की शर्त को हटाने का रास्ता खोज लाई। बिना जनगणना के लोकसभा की सीटें 545 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रख दिया। भाजपा की मंशा पर विपक्ष को शक इसलिए हुआ क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक अगर भाजपा ने परिसीमन किया तो 2027 में होने वाली जातिगत जनगणना होगी भी या नहीं, अब इस पर भी सवाल उठने लगेंगे।
अब इस पर सोनिया गांधी ने लिखा कि हमेशा की तरह प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर सच्चाई को आधा अधूरा पेश किया। सितंबर 2023 में संसद के एक विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 एक मत से पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 334A जोड़ा गया, जिसके अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाना अनिवार्य हो गया, जिसके लागू होने के लिए अगली जनगणना और जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूरी होने की शर्त तय की गई। विपक्ष ने ये अधिनियम लागू होने के लिए ऐसी किसी शर्त की मांग नहीं की थी, बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने दृढ़ता से ये बात उठाई थी कि महिलाओं का आरक्षण साल 2024 के लोकसभा चुनावों से ही लागू कर दिया जाए। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार इसके लिए सहमत नहीं थी, जिसका कारण उनके सिवाय और कोई नहीं जानता। अब हमें यह बताया जा रहा है कि अधिनियम 334A में संशोधन किया जाएगा ताकि महिलाओं का आरक्षण साल 2029 से लागू हो पाए। प्रधानमंत्री जी को अपना निर्णय बदलने में 30 महीने क्यों लग गए तथा विशेष सत्र बुलाने के लिए कुछ हफ्तों का इंतजार करने में उन्हें परेशानी क्या है? दोस्तों, महिला आरक्षण बिल को 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बावजूद ये कानून संविधान का हिस्सा नहीं बना था, क्योंकि कोई कानून तब तक लागू नहीं माना जाता जब तक सरकार राजपत्र यानी गजट में उसको लागू करने की तारीख अधिसूचित न कर दे। तारीख अब अधिसूचित की गई है, वो भी रात 10 बजे। बिना लागू हुए कानून में सरकार संशोधन करने चली थी, यानी सूत न कपास जुलाहे में लाठी में लट्ठा। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कानून तो लागू हो गया है, लेकिन इसे मौजूदा लोकसभा में लागू नहीं किया जा सकता। कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अगली जनगणना होगी और उसके आधार पर परिसीमन होगा। इसके बाद ही आरक्षण भी लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के कारण आरक्षण 2034 तक लागू होने की संभावना जताई गई है। 2023 में जब संसद से ये कानून पारित किया गया था तो देश की विपक्ष ने कहा कि इसे 2024 से ही लागू किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जब जनगणना कराने की बारी आ गई तो 3 साल बाद सरकार की बुद्धि खुली है कि बिना जनगणना के भी महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। इसके लिए 131वां संविधान संशोधन ले आई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये महिला आरक्षण कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन रात करीब 10 बजे जारी हुआ, जबकि उससे पहले ही संशोधन बिल पेश कर उस पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। आखिर भाजपा को इतनी जल्दी क्या है? जुलाई में संसद का रेगुलर सत्र शुरू होने वाला था, उसमें इस काम को अंजाम दिया जा सकता था। आनन फानन में 3 दिन का विशेष सत्र लाने की क्या जरूरत थी? क्या इसीलिए कि तब तक बंगाल का चुनाव खत्म हो जाएगा? क्या इसीलिए तब चुनाव में इसका लाभ नहीं मिल पाएगा? या फिर क्या दुनिया के मंच पर विश्वगुरु को कोई पूछ नहीं रहा है? युद्ध आतंकियों को संरक्षण देने वाला देश रुकवा रहा है, शांति दूत कबूतर की तरह केवल गुटरगू कर रहे हैं, इसीलिए खुद को बिजी दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र ले आए। क्या पता? अंदाजा लगाने वाले लोग तो अलग अलग अंदाजे लगाते ही हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा। उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है, दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां की आबादी उत्तर भारत के मुकाबले कम है, तो जनसंख्या के आधार पर उनके साथ खेल हो सकता है। सरकार मौखिक गारंटी के सिवा इस पर कुछ नहीं दे पाई। मोदी की गारंटी के बारे में आपको मालूम ही है कि वो कितने दिन चलती है? चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। खैर दोस्तों, उत्तर प्रदेश
प्रदेश, बिहार, राजस्थान, एमपी, दिल्ली जैसे उत्तर भारत में जहां धार्मिक राजनीति होती है वहां भाजपा का होल्ड अच्छा है। इन्हीं इलाकों में जनसंख्या भी ज्यादा है। अगर यहां पर सीटें दक्षिण भारत के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाती हैं तो भाजपा को बाकी के आधे देश की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने कहा कि दक्षिण भारत में अभी लोकसभा सीटें 129 हैं, जो परिसीमन के बाद बढ़कर 195 हो जाएंगी। यूपी में कहा जा रहा था कि लोकसभा की सीटें बढ़कर 120 हो सकती हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ही सीटें ज्यादा हो जाएं तो भाजपा को दक्षिण की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही दक्षिण को मंजूर नहीं है। विपक्ष को इसमें दक्षिण भारत के वोट के अधिकार को संसद में कम करने की साजिश नजर आ रही थी। एक दूसरी थ्योरी दोस्तों ये भी चल रही है कि परिसीमन के बाद यूपी में करीब 120 लोकसभा सीटें हो सकती हैं। उस हिसाब से विधानसभा सीटें 600 से ऊपर जा सकती हैं। 600 विधायकों को बिठाने की जगह भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी नहीं है। इस बात की आशंका भी लगाई जा रही है कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश के बंटवारे पर भी बात आ सकती है। 300 सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश को 2 राज्यों में बांटा भी जा सकता है। यूपी में बसपा सरकार के समय भी बंटवारे की मांग उठ चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग एक हाईकोर्ट के लिए कब से संघर्ष कर रहे हैं। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को 2 राज्यों में बांटकर विपक्ष की राजनीति को खत्म भी किया जा सकता है। सोच कर देखिए, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया तो कितने दलों की राजनीति हाशिए पर आ जाएगी और फायदा किसे होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, नारी वंदन अधिनियम को कुछ नहीं हुआ है, वो वैसे के वैसा ही है। महिलाओं का आरक्षण देने वाला कानून बिल्कुल सेफ है। जो बिल गिरा है उसने उस चोर दरवाजे को बंद कर दिया है जो भाजपा महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर खोलना चाहती थी। अब भाजपा को जातिगत जनगणना करानी होगी, जनगणना के मुताबिक परिसीमन कराना होगा और उसके बाद महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण देना होगा। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का चोर दरवाजा विपक्ष ने बिल गिराकर बंद कर दिया है। उम्मीद है आपको कि ये ठोस जानकारी ठीक से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, नमस्कार।